हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ कर्व। ओके, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व का मतलब है वक्रों के जो वक्र होता है उनके जो चाप्स होते हैं, जो चापों की लंबाई होती है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। पहले वाला केस है मेरे पास, मैं लूँगा कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन कर्व के लिए मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मान लिया जाए एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और ये हुआ आपका वाई एक्सिस। सपोज दैट स्पेस के अंदर ये कोई कर्व है, इस कर्व का ये वाला पॉइंट सपोज दैट पी है। ओके, और ये वाला पॉइंट क्यू है, पी एक्स कोमा वाई मान लो, और ये वाला पॉइंट क्यू है, ये है एक्स प्लस के डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस के डेल्टा वाई, यानी इसके पी के बहुत पास का पॉइंट है। ओके, अगर मैं पी कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात इसकी दो दूरी होंगी। ये वाली दूरी तो होगी वाई, आपको भी पता है, और ये वाली दूरी होगी एक्स। अगर मैं क्यू कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो क्यू कोऑर्डिनेट की यहाँ से देखो आप, मैंने इसके ऊपर जो है ना एक टेंजेंट डाली यहाँ से। जब ये वाली दूरी वाई है तो ये वाली दूरी वाई होगी और ये ऊपर वाली होगी डेल्टा वाई। ओके, ये वाली जब जो है ना ये x है तो इस क्यू कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखो ये वाली दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगी मेरे पास डेल्टा x। सपोज दैट ये वाला पॉइंट a है। ओके, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया s, सपोज दैट ये s है, और पी क्यू की जो है ना जो आर्क है ये सपोज दैट आप इसको डेल्टा s ले लो, डेल्टा s, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ, सपोज दैट प्रूफ देने जा रहा हूँ। सपोज दैट पी एक्स कोमा वाई एंड क्यू एक्स प्लस के डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई बी एनी टू पॉइंट on any curve C and suppose that, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, P एंड Q आर बहुत पास के पॉइंट है, NBD पॉइंट है। ओके, मतलब ये है कि अगर पॉइंट P ये है तो पॉइंट Q ये है। ओके, फिर बता रहा हूँ, अगर पॉइंट P ये है तो पॉइंट Q ये है। मैंने इनको जूम किया हुआ है। ओके, ऐसे मैंने इनको जूम करके एक ग्राफ निकाला हुआ है, RNBD पॉइंट। क्लियर? जहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट मेरा Q है। ओके, सो दैट मैंने कोड PQ की वैल्यू निकाली। सो दैट द कोड PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली जो कोड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो मेरे पास होगा वो होगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस के डेल्टा वाई का स्क्वायर। सवाल पैदा होता है कि सर ये होगा कैसे? बेटा आपको भी पता है कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू के बहुत पास में है। अगर पॉइंट पी ये है, पॉइंट क्यू ये है, दोनों एक दूसरे के जो है ना ये फासला तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में है। ओके, और जब जो है ये जो कर्व के ऊपर हैं दो पॉइंट, तो आप इस चीज़ के ऊपर गौर करो। अगर सपोज दैट ये मेरा कोई कर्व है, ओके, कर्व का एक पॉइंट ये है, दूसरे वाला पॉइंट ये है, तो इसके बीच में जो आर्क होती है ना ये लगभग स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये सीधे का सीधा जो है ना एक ट्रायंगल निकल करके आता है, ऐसे बनता है ये वाला ऐसे ट्रायंगल बनता है। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा पी है, ये वाला पॉइंट मेरा क्यू है। ओके, और ये वाला पॉइंट मेरा एस है, और ये वाली दूरी मेरी डेल्टा एस है, ये वाली दूरी मेरी डेल्टा एस है, ये वाली दूरी मेरी डेल्टा एक्स है, और ये वाली दूरी मेरी कितनी है? डेल्टा वाई है।
ओके। तो सीधे का सीधा ट्रायंगल बनने की वजह से उसी के बेस पर मैं इसको लिख रहा हूँ। ओके। और ये ट्रायंगल बनता क्यों है? क्यों? पॉइंट पी जो है पॉइंट क्यू के बहुत पास है। ओके। अगर मान लिया ये कोई कर्व है, इस पर पॉइंट पी ये ले लिया, पॉइंट क्यू यहाँ ले लिया, तो ये जो है ना इसके बीच की दूरी लगभग स्ट्रेट लाइन होती है, अर्थात ट्रायंगल बनता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया भाई, मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? ये हो जाएगा बेटा, इधर चल रहा है मेरा कॉर्ड पी क्यू बटे ये हो जाएगा डेल्टा एक्स का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इधर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इधर जो हो जाएगा इधर तो सेम रहेगा, कोड पी क्यू बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, अगले वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ इसके अंदर में। मैंने इसको क्या किया, ये जो आर्क पी क्यू है इससे डिवाइड कर दिया। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिखा कॉर्ड पी क्यू बटे डेल्टा एक्स इंटू ऊपर मैंने लिखा आर्क पी क्यू बटे आर्क पी क्यू का कंप्लीट स्क्वायर। भाई आर्क से आर्क कैंसिल हो जाएगा, रहा तो अभी भी ये जो का तो ही ना। इधर कितना निकल गया 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। इसको देखो मैं कैसे सेट करूँगा। इसको मैंने सेट किया, यहाँ से ये वाला पॉइंट सेट किया मैंने, बराबर निकला कॉर्ड पी क्यू बटे आर्क पी क्यू। ओके। इनटू इसको लिखा आर्क पी क्यू बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। आर्क देखो पी क्यू कितनी है भाई, ये क्यू है बेटा, यहाँ पे आर्क पी क्यू मैंने कितनी मान रखी है, डेल्टा एस आपके सामने है। ओके। तो आर्क पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल्टा एस आर्क पी क्यू इज इक्वल टू है डेल्टा एस। तो ये निकल गया मेरे पास कितना भाई, यहाँ से ये हुआ कॉर्ड पी क्यू बटे आर्क पी क्यू ओके का स्क्वायर इंटू आर्क पी क्यू की वैल्यू मैंने डाली डेल्टा एस बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेटा भाई, जाहिर सी बात है पी क्यू का एनबीडी पॉइंट है, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ पी क्यू का क्या है, एनबीडी पॉइंट है। ज़रा समझने की कोशिश करना, पी क्यू का एनबीडी पॉइंट है। अगर मान लिया जाए पी जो है वो क्यू की तरफ चलता है, ओके, अगर पी क्यू की तरफ जाता है यानी ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल क्यू की तरफ जाता है, या ये वाला पॉइंट इसकी तरफ आता है ऐसे, ओके, तो मेरे पास क्या निकल कर के आएगा, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा, ये मेरा जो कॉर्ड है कॉर्ड पी क्यू बटे आर्क पी क्यू, ये टेंडिंग टू 1 की तरफ जाएगा। क्यों? दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। फिर बता रहा हूँ मैं, अगर ये वाला Q जो है या P Q की तरफ जाता है, आप ऐसे मान लो अगर P जो है ना Q की तरफ जाता है तो मेरा कोड पी क्यू डिवाइडेड बाई आर्क पी क्यू, ये जो है ना सीधे का सीधा ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, ये 1 की तरफ जाएगा। ओके,
क्लियर है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो लिमिटिंग केस में मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस के अंदर ये हो जाएगा बेटा, ये ds ओवर dx के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर p q की तरफ जाता है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर p q की तरफ जाता है तो भाई मेरे पास डेफिनेशन होती है द मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच ऑफ एनी वेरिएबल इज लिमिट। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच q तक होगी, तो उस पोजीशन में जो कॉर्ड है और आर्क है दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा, टेंड हो जाएगा 1 की तरफ। ओके ओके, और मैं यहाँ लगा रहा हूँ लिमिटिंग केस, p q की तरफ जा रहा है। लिमिटिंग केस के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया भाई, मैंने वैल्यू निकाली, ये निकला ds ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, और यहाँ से मैं अगर ds की वैल्यू निकालता हूँ, ds इज इक्वल टू होगा अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, कितना रिजल्ट निकला भाई, पहले ds की वैल्यू निकालता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा मैं। ds बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। ओके, समझ आती है ना। अगर बाय चांस उसी पॉइंट की तरफ चलते हैं जहाँ मैं था, जिस पॉइंट की तरफ था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर लोअर लिमिट सपोज दैट इस कर्व की लोअर लिमिट a हो, लोअर लिमिट कितनी हो भाई, इज एन एब्सिसा ओके 8 किस पॉइंट के ऊपर, 8 x इज इक्वल टू a के ऊपर। ओके, अगर इस पॉइंट के ऊपर इसकी लोअर लिमिट a हो, तब मेरे पास ds जो निकल करके आएगा ये हो जाएगा बेटा टोटल लेंथ जो होगी आर्क लेंथ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x a से स्टार्ट होगा और ये ऊपर कहीं तक भी जा सकता है। अपर लिमिट इसकी x होगी अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये लिमिट x कैसे ले ली। बेटा लोअर लिमिट तो ये है, मान लिया कर्व बढ़ते बढ़ते बहुत दूरी तक जा रहा है, अपर लिमिट में हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी रखते हैं। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास आर्क लेंथ भाई इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट करता है। s बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर x तक अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, ये तो मेरे पास आर्क लेंथ का फार्मूला है। अब आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट, पहले वाला केस सपोज कर रहा हूँ। सपोज दैट अगर मेरा फंक्शन क्या हो, सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई कर्व हो, ओके, देन s जो है ना मेरी क्या हो, s इज मेरी लेंथ हो, किस किस के बीच की लेंथ हो, बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b के बीच की लेंथ हो। तो ये फार्मूला जो चेंज होगा बेटा ये ऐसे हो जाएगा, h बराबर इंटीग्रेशन a से b अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है,
आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लिया x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कोई कर्व हो, ओके। नेक्स्ट सपोज दैट सेकंड कर्व की तरफ चलते हैं। सपोज दैट अगर उल्टा कर्व है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मेरे पास कोई कर्व है। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व का मतलब होता है जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह के कर्व की बात कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कोई कर्व हो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आप बी वाई मान लो। क्लियर है ना? ओके। और इसमें जो है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कोई कर्व हो, देन द लेंथ बिटवीन y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी तक। सो जो मेरा फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा बेटा। फार्मूला किसके अंदर चेंज होगा मेरा? h इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन c से d, c टू d, और यहाँ आ जाएगा अंडर दी रूट 1 प्लस, ये उल्टा हो जाएगा आपकी बार, dx बटे dy का स्क्वायर इंटू dy। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, केस नंबर 3 ले लो इसको आप। सपोज दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जैसे x बराबर a 1 प्लस के cos t हो जाए, y बराबर a sin t या b sin t हो जाए, a sin t मान लो। अगर इस तरह का कोई पैरामीट्रिक कर्व है, ओके, देन द लेंथ बिटवीन दो पॉइंट के बीच की दूरी t इज इक्वल टू कितना हो, t1 टू t इज इक्वल टू t2 के बीच हो। तो ये जो फार्मूला होगा बेटा, तब इसका आर्क लेंथ का फार्मूला होगा s बराबर होगा मेरे पास इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक अंडर दी रूट dx बटे dt का स्क्वायर प्लस dy बटे dt का स्क्वायर इंटू dt। ओके, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। अगर मेरे पास पोलर फॉर्म होगी, अगले वाले फॉर्म की तरफ चलता हूँ। सपोज दैट पोलर फॉर्म का केस लेता हूँ, यानी r और थीटा का केस होगा। इसकी पोलर फॉर्म देखता हूँ भाई। मान लिया जाए r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो, जैसे r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। अगर इस तरह का केस होगा, ओके, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो एंड s इज द लेंथ बिटवीन r इज इक्वल टू r1 टू r इज इक्वल टू r2 तक हो, तो मेरा जो फार्मूला है ऊपर वाला ये चेंज हो जाएगा बेटा। s बराबर होगा तब उस पोजीशन में इंटीग्रेशन r1 से लेकर r2 तक अंडर दी रूट r स्क्वायर, सॉरी ये मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक चले, थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 तक का केस हो। थीटा में ले रहा हूँ ना मैं, तो ये हो जाएगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और यहाँ फार्मूला हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी थीटा। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर मान लिया जाए मेरे पास जो है, सपोज दैट नेक्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर हो, ओके, मेरे पास कोई कर्व हो,
और उसी तरीके से एस जो है ना लेंथ हो, किस किस के बीच हो, आर इज इक्वल टू R1 से लेके आर इज इक्वल टू R2 तक। तो मेरा आर्क लेंथ का फार्मूला हो जाएगा बेटा, एस बराबर हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन R1 से लेकर R2 तक अंडर द रूट आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी आर। ओके, क्लियर। बस ये सारे फार्मूले हैं जो मैंने इसके अंदर दिए हैं अलग अलग वक्र के लिए। आपको इन फार्मूलों का यूज़ करते हुए, लिमिट देखते हुए हर बार आर्क लेंथ निकाल लेनी है। क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना, बाय।